नमस्कार। प्रोग्राम आज की डिबेट में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमेन। ब्रिगेड साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रिगेड साहब, इस वक्त जम्मू कश्मीर के हालात जो बने हुए हैं, हमने आपको तकलीफ़ दी है, उस पर कुछ चर्चा की जाए, क्योंकि आप यहाँ की सियासत को भी बड़ी नज़दीकी से देख रहे हैं और डिफेंस के बारे में तो आपके साथ बात की जा सकती है। मिलिटेंसी को आपने खुद देखा है, उनके साथ फाइट किया हुआ है। आपका जो जितना भी एक्सपीरियंस है, मैं उसका फ़ायदा आज उठाना चाहता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं मिलिटेंसी के बारे में। इस वक्त जब हम बात करते हैं कि मिलिटेंसी जम्मू कश्मीर में ख़त्म हो गई है और अमरनाथ जी की यात्रा भी चल रही है, बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा आया हुआ है, इसका भी हम क्रेडिट ले रहे हैं कि इतना कभी भी टूरिस्ट नहीं आया जम्मू कश्मीर में जितना इस बार आया है। लेकिन इस बीच में दो चीज़ें सामने आ रही हैं। एक तो टारगेट किलिंग, हालांकि टारगेट जो किलिंग हो रही है उसका जिस तरह से हमें डर था कि अमरनाथ जी की यात्रा के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, वो प्रभाव उतना पड़ा नहीं। लेकिन डर दिमाग में बैठा हुआ है उनके दिमाग में जो कश्मीर में वापस जाने की सोच रहे थे, जिनको लग रहा था कि वहाँ के हालात ठीक हो गए हैं, जिनको लग रहा था कि टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आया है, बिज़नेस बहुत ज़्यादा है, और बीच बीच में लोग वहाँ गए भी गए, चाहे वो खीर भवानी का मेला था चाहे कोई और फंक्शन था, आपस में मिले भी। जो पिछले 20 सालों में कश्मीर नहीं गया वो कश्मीरी पंडित इन दिनों भी कश्मीर गया, लेकिन उसके बावजूद फिर टारगेट किलिंग शुरू हो गया। अनंतनाग में खली हुई है, हर दूसरे चौथे पाँचवें दिन हमें सुनने को मिलता है, और दूसरी तरफ से बॉर्डर से जो है घुसपैठ जा रही है। क्या कहें? पहले आदर्श जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस सब्जेक्ट पे बुलाया। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको ये बता दूं कि जो मेरी 2 में से 1 PhD है, उसका सब्जेक्ट ही टेररिज्म इन कश्मीर, जो मैंने करी हुई है। दूसरा, मैंने श्रीनगर के अंदर 3 पोस्टिंग्स की हैं, जहां मैं इंसर्जेंसी ग्रेड कमांडर भी रहा हूं, और साथ में श्रीनगर में यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप का मेंबर भी रहा हूं मैं। और मैं बड़ा आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे आज कुछ कहने का मौका दिया, जिसका जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। 2 एस्पेक्ट्स हैं इसके अंदर। पहला तो मैं बार बार बोलता हूं कि जब मैं वहां था, यहाँ 2019 तक, जब तक यहाँ पे कश्मीर सेंट्रिक गवर्नमेंट थी, पॉलिटिकल पार्टी कश्मीर की रूल कर रही थी, या इवन गवर्नर भी रूल हुआ तो भी उन्हीं का प्रभाव रहा। तो उस वक्त जो जितनी भी एजेंसीज थी, जिनको एक यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स के अंदर काम करना था मिल करके, ताकि वो इस मेनेस का सफाया करें, वो नहीं करते थे। एक तो आपस में राइवलरी भी होती थी, वन अपमैनशिप की। नंबर 2, जो हमारी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में बड़े सारे ऐसे लोग थे, चाहे वो सिविल है, पुलिस है, व्हाटएवर, जो टेररिस्ट के सिंपथाइजर्स थे या ओवरग्राउंड वर्कर्स थे, या जो भी आप उनको कहना चाहते हैं। आज की डेट में वो जो है यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स काम करना शुरू हो गया है अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फ्रॉम दिल्ली। तो उससे क्या हुआ है कि काफ़ी मिलिटेंसी पे कंट्रोल आया है, इसीलिए अमरनाथ की यात्रा सही चल रही है। अब जब ये सब कुछ हो गया तो अब मिलिटेंट्स क्या करते? ISI जो ये सब करवा रही है वो क्या करते? तो उनके पास और कोई चारा नहीं था, उनको अपने टैक्टिक्स बदलने थे। और अगर आपको याद हो, पहले जब DDC इलेक्शन हुई हैं तो उन्होंने DDC कैंडिडेट्स को चुन चुन के मारना शुरू किया, एंड स्पेशली नॉन कश्मीरीज, नॉन कश्मीरी पंडित्स, कश्मीरी पंडित्स एंड कुछ थोड़े से नॉन कश्मीरी पंडित्स, ठीक है ना। तो वो उनका एक टैक्टिक्स था। उसमें उन्होंने क्या किया, दे गेव अ जनरेशन टू अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड हाइब्रिड टेररिस्ट। अब हाइब्रिड टेररिस्ट बनाना है तो बंदे को करो भाई, तुम नॉर्मल सिविलियन हो, रोज़मर्रा के तरीके से चलते हो, तुम्हारी जेब में मैंने इतने लाख रुपए डाल दिए, आप जाके फलाने को गोली मार के आ जाओ। उसके बाद उस पर भी काफ़ी कंट्रोल आया। फिर उन्होंने कोशिश करी, अब क्या करना था, उनका जो बाहर के लोग आ रहे हैं, अभी बाहर के लोग श्रीनगर में ज़मीन खरीद सकते हैं, जम्मू कश्मीर में। जम्मू में तो धड़ल्ले से खराब कर रहे हैं, और जम्मू का बुरा हाल हो रखा है। जम्मू में लोगों की जो कल्चर है, सबकी आइडेंटिटी है, सब पे क्वेश्चन मार्क लगा दिए। बट एम जो था वो डेमोग्राफी का चेंज करनी थी, तो कश्मीर में करनी थी। तो वहाँ पे उन्होंने जो नॉन लोकल्स हैं JNK के, जो बाहर से माइग्रेंट्स हैं, लेबर है, लोअर क्लास की है, काम करने के लिए आया है, या कोई पोस्टिंग पे आया है किसी बैंक में या किसी इदारे में, उनको चुन चुन के मारना शुरू कर दिया। और वो भी क्या किया उन्होंने, जो आपके सॉफ्ट टारगेट्स हैं। अब एक लेबर जो है, जो दिहाड़ी कमाता है, वो अपनी क्या प्रोटेक्शन कर लेगा?
तो उसको मारना आसान है वीज़ा वी के एक जो बंदा वेल सेटल्ड है या इकोनॉमिकली वेल ऑफ है या पार में है। तो ये उनका लेटेस्ट टैक्टिक्स नंबर एक। नंबर दो, उन्होंने क्या करा कि जितनी सारी इंसर्जेंसी थी इसको जम्मू में पुश करने की कोशिश की। जी जी, ये बड़ी बात। असली बात जो थी, बीमारी तो कश्मीर में है, जम्मू में तो वो थोड़ी सी वो आ रही है, उसकी भनक लग रही है या क्या बोलते हैं उसको, हीट लग रही है, जम्मू डोगरी में बोलते हैं सेक लग रहा है। तो उन्होंने सारा अपना एरिया ऑफ ऑपरेशन नॉर्थ कश्मीर को छोड़ के साउथ कश्मीर में आकर के जो मुगल रोड रजौरी पुंछ एरिया को जोड़ती है, तो वहाँ पे अपना सारा कंसंट्रेशन कर दिया। अब वहाँ पे भी लगाम लगा दी है काफ़ी हद तक, और जितने भी ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं या सिंपथाइजर्स हैं उनको चुन चुन के अरेस्ट करना शुरू किया है। उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको बुलडोज़र मारने शुरू किए हैं, सीज की हैं। और अभी अगर आपने पिछले 10 दिन में देखा हो तो 3 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी सस्पेंड किया है, जिसके ऊपर काफ़ी हल्ला भी मचा और शायद केस कोर्ट में भी गया है कि भाई बिना उनको सवाल जवाब पूछे कैसे आप सस्पेंड कर सकते हैं। पर उन्होंने बिना उसके नहीं किया। आफ्टर ऑल इंटेलिजेंस की पूरी रिपोर्ट होगी कि सो आदमी एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी जिस भी पद पे काम कर रहा है, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट है या दूसरा डिपार्टमेंट है, एंड इज एडिंग द सिंपथाइजर्स और एडिंग द मिलिटेंट्स डायरेक्टली, उनका पैसा आ रहा है उनके पास। ये अभी आपने रिपोर्ट देखी हो कुछ दिन पहले। तो ये उनका दूसरा सफलता थी। अब इस पूरी कहानी में अल्टीमेटली जो बात आती है कि इसको जम्मू की तरफ कैसे करें शिफ्ट, क्योंकि कश्मीर में तो चल नहीं रहा। तो अब रजौरी पुंछ भी हो गया है, अब आगे देखते हैं आपके ड्रोन्स कहाँ आते हैं, हथियार कहाँ आते हैं, ड्रग्स कहाँ आते हैं, वो सब जम्मू में आएंगे। जम्मू में भी छोटी-मोटी घटना होती है, बट अब थोड़ा ज़्यादा करने की कोशिश। एक चीज़ है ब्रिगेड साहब, ये देखिए जम्मू की अब बात करते हैं, जम्मू में जितनी भी यहाँ पे किलिंग हो सके, चाहे वो रजौरी में हुआ, वह आज तक तो पकड़े नहीं गए। इससे पहले भी जंगल में बहुत पहले आपको याद आएगा हिलकॉक थी, वहाँ भी उन्होंने अपने अड्डे बना रखे थे। और उसके बाद भी हमारी जो सेना है रजौरी के जंगलों में 8-10 दिन तक फाइट करती रही, और उसमें हमारे जवान भी शहीद हुए, लेकिन पता उनका फिर नहीं चला। अब रजौरी में जो कांड हुआ वो भी ठीक है, ओवरग्राउंड वर्कर्स जो हैं वो पकड़े गए हैं, कुछ औरों को पकड़ा है, लेकिन जो उन्होंने टारगेट, जिन्होंने वो किलिंग की है, वो मिलिटेंट्स का कोई पता नहीं चला कहाँ चले गए। और दूसरी बात ये है, जो आप कश्मीर की बात कर रहे हैं, कि ऐसा तो नहीं इस वक्त प्रशासन का, आर्मी का पूरा ध्यान जो है यात्रा की तरफ लगा हुआ है और उसका फ़ायदा उठा रहे हैं ये? देखिए, यात्रा पे तो 100% फुल प्रूफ सिक्योरिटी है आज, और ये इस किस्म की सिक्योरिटी आप राउंड द क्लॉक और राउंड द ईयर नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। अगर मैं आपको फिगर्स बताऊं जो मुझे नहीं बोलना चाहिए पब्लिक में, इट इज़ फैंटास्टिक। इसीलिए आपको कोई इंसिडेंट नहीं मिल रहा, तो उसका फ़ायदा डेफिनेटली ले रहे हैं कि आप इनको, इसकी जो अटेंशन है उसको डाइवर्ट करना है। तो ये 2 चीज़ें मैंने जो आपको बोली, एक तो चेंज ऑफ टैक्टिक्स और दूसरा प्रमोटिंग द टेररिज्म इन जम्मू। क्योंकि जम्मू आज तक कश्मीर की वजह से हमेशा पिछले 75 सालों से हर जगह पे इनको पीछे धकेला गया है। जम्मू के लोग, जम्मू के डोगरों के साथ घोर अन्याय हुआ है। लीडरशिप चुन के ख़त्म की है पिछले 75 सालों में। और अभी भी शायद आपने जो देखा है, जो जम्मू में बीजेपी में जो टर्मोइल चल रहा है लाल सिंह की रेजिग्नेशन के बाद रैसाना केस में, तो अगर आप देखो तो यानी कि इनकी पूरी कोशिश है। अब ये जो बीजेपी में जो जम्मू में एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स हैं, वो कश्मीरी हैं, और वो कर रहे हैं जो उनके मन कर रहा है। यानी जम्मू की लीडरशिप यानी कि नहीं रहनी चाहिए, और उसके बाद जम्मू की आइडेंटिटी का इनको कोई परवाह नहीं है। जम्मू के जो हमारे बच्चे हैं उनकी कोई एम्प्लॉयमेंट की इनकी कोई परवाह नहीं है। और मैं सोचता हूँ शायद ये 2-3 लोग हैं जम्मू में जो बात करते हैं डोगरों के बारे में, चौधरी लाल सिंह हैं और शायद 1-2 और हैं, और वो बड़े ज़ोर से कर रहे हैं, मगर वो उनको इतना वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। लेकिन मैं पहले एक जो साइड में उसको मैं आपसे जानना चाहूँगा, मैं इस पे आऊँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही, जो आपने छेड़ दिया इसको। जो देखो पहले नहीं होता था, अब सेना का ट्रक जा रहा है, जो उसके ऊपर फायरिंग कर दी, उसको आग लगा दी, वहाँ हमारे जवान शहीद हो गए, उन पे अटैक कर रहे हैं। पहले रजौरी पुंछ में, जम्मू के किसी भी संभाग में ऐसा नहीं होता। मिलिटेंसी हुई, डोडा में हुई, किश्तवाड़ में हुई, वहाँ पे। लेकिन अब जो ये वाला जो एरिया है, अगर आपने जैसा पहले कहा, ड्रोन आ रहे हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर पे आ रहे हैं, हीरानगर आ रहे हैं, सांबा आ रहे हैं, इस एरिया में आ रहे हैं, इधर से रजौरी के से चल रहे हैं, ये चीज़ें जो नहीं हो गई हैं, क्या उन्होंने पूरा का पूरा कश्मीर से यहाँ शिफ्ट कर दिया कि वहाँ तो ठीक है, जब चांस मिलता है टारगेट किलिंग कर दो, खबरों में बन जाओ और चलाते रहो, और मिलिटेंसी जो है जम्मू में से शिफ्ट कर दो? देखिए, बेसिकली क्या है कि ये जो इलाका है ये POJK से सटा हुआ है, लाइन ऑफ कंट्रोल है। और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे आर्मी, सर्विलेंस डिवाइसेस, BSF, पुलिस, सारे जो इनका लेयर्स हैं बड़ी फर्स्ट क्लास हैं, और यहाँ इन्फिल्ट्रेशन नहीं के बराबर है, इन्फिल्ट्रेशन थ्रू द बॉर्डर।
और पर प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर इस इलाके के बारे में आप जानते हैं तो आपको पता लगेगा कि ये बहुत अंडुलेटिंग इलाका है, ऊंचा नीचा पहाड़ी, फिर बहुत सारे इसमें फिजिकल बैरियर्स हैं और बहुत फॉरेस्टेड है। और वहाँ पे फौज में सिखलाई में होता है कि जब आप कोई लगाते हैं ऑब्स्टिकल, इट हैज़ टू बी कवर्ड बाय ऑब्जर्वेशन एंड फायर बोथ, अदरवाइज उस ऑब्स्टिकल का मतलब कोई नहीं है। वो भी कर रखा है बट फिर भी थोड़े से स्नीक हो जाते हैं, थोड़े से। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोकल्स हैं, देखिए अगर एक मिलिटेंट या 2 मिलिटेंट स्नीक कर गया, चाहे वो इधर से किया या नेपाल के रास्ते आया या बांग्लादेश के रास्ते आया और वहाँ पहुँच गया, उसके पास अगर हथियार आना है या उसको लॉजिस्टिक्स सपोर्ट चाहिए, खाना पीना रहना, वो कैसे हो सकता है जब कोई लोकल उसके साथ ना हो। अब लोकल उसके साथ क्यों होएगा? मे बी फॉर रिलीजियस रीजंस, रेडिकलाइजेशन हो सकती है, मे बी फॉर इकोनॉमिक रीजंस। भाई पैसे को कौन पैसा आता मना करता है? तो वो कुछ कारणों से जो उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं वो उनको सपोर्ट करते हैं। अभी आपने ये जो आर्मी के ट्रक की बात करी भट्टा दूरिया में जो हुआ, जी, ये मैं बताता हूँ, जो एम्बुश जिस तरीके से की गई, आप किसी भी आर्मी के ऑफिसर से पूछ लीजिए जिसने सर्व किया किसी भी ब्रांच में आर्मी की, उसको पता है कि हमारे पास कुछ पैम्फलेट्स होते हैं, एम्बुश करने की हमारी सिखलाई होती है कि लड़ाई के दौरान हमने दुश्मन को कैसे एम्बुश करना है। ये जो एम्बुश लगाई इन्होंने वो एग्जैक्टली वॉज आउट ऑफ द आर्मी की पैम्फलेट के बाहर बिल्कुल तरीके से। इसका मतलब ये है कि वो जो आदमी ने जिसने करा है कांड, उन्होंने इसकी रोज़ रेकी करी है। हम भी रेकी करते हैं करने एम्बुश लगाने से पहले, सारा कुछ देखा है, टैक्टिक्स देखा कैसे करना है। अब वो इतने दिन कहाँ था, और बाद में अभी पता लगा जब वो 3 हफ्ते से किसी बंदे के पास रह रहा था, तो वहाँ पर जो बीट कांस्टेबल था, जो वहाँ की जो थाना था, SHO था, उसको नहीं पता चला कि इस गांव में कोई बाहर का बंदा आया हुआ है, चाहे वो किसी का रिलेटिव ही हो। अगर आपकी बीट के अंदर वो बंदा आता है तो आपको मालूम है कौन है, जी मेरा तो भाई है, चाचा है, ताया है, कोई रिश्तेदार है, ठीक है। बट ये उन्होंने पूछा नहीं, नंबर 1। दूसरा, अगर आपने देखा उनका तरीका करने का तरीका क्या था, उन्होंने क्या किया कि वो जो ट्रक था, वो पहली बात तो वो बिना प्रोटेक्शन के क्यों मूव कर रहा था, वो आर्मी अथॉरिटीज़ उसको सॉर्ट आउट करेंगी। वो ईद रोज़े के दिन इफ्तार का सामान बांटने गांव में जा रहा था जी, बिना प्रोटेक्शन तो उसके अंदर जो 4 आदमी थे उन्होंने अपने पर्सनल वेपन्स उनके साथ थे, अलग से कोई प्रोटेक्शन नहीं थी। इन्होंने पहले फायर कहाँ किया, साइड से उसको परपेंडिकुलर तरीके से, वो उसके पेट्रोल टैंक के ऊपर विद स्टील बुलेट्स एंड इनफ्लेमेबल मटेरियल, ठीक है। तो नेचुरली वो आग लग गई गाड़ी में। अब आग लगे, उनको पता था कि जब भागना है, जो ट्रक के अंदर बैठे हैं, तो ट्रक का जो रियर साइड है वहाँ से भागेंगे, वहाँ दूसरी पार्टी तैयार बैठी थी उनके ऊपर फायर करने के लिए, इसलिए इधर वो आग में फंसे, इधर एनिमी फायर में फंसे। तो अब ये सब चीज़ें, ये तो किसी ने सिखाई होगी उनको, बिल्कुल बिल्कुल, किसी ने रेकी करी होगी। इसका मतलब वहाँ पे वो लोग थे ग्राउंड के ऊपर, उनको ग्राउंड का चप्पा चप्पा मालूम था, कहाँ बैठना है, कहाँ गाड़ी को पकड़ना है, कहाँ फायर करना है। और वो तभी पॉसिबल है अगर उनको लोकल सपोर्ट हो। अब इस लोकल सपोर्ट में सारे नहीं है, बाय द वे मैं आपको बताऊँ, मैं 1970 में जब 78 में जब NDA में गया था, मुझे याद है मुझे लोग बोलते थे तुम पाकिस्तानी हो। मैंने कहा ब्लडी हेल, हम पाकिस्तानी कहाँ से, हम तो इंडियंस हैं यार। तो वो लोग समझते हैं। इसी तरह से अभी भी कई बार ये कश्मीरी हैं, जम्मू कश्मीरी हैं, अब सारे पाकिस्तानी हैं यार। कुछ हैंडफुल लोग हैं जो गद्दार हैं, चाहे वो पैसे के लिए करते हैं, चाहे वो रेडिकलाइजेशन की वजह से करते हैं, कोई भी उनका रीज़न हो सकता है। पर 90% से ज़्यादा लोग, मैं कह रहा हूँ, सब अच्छे लोग हैं, चाहे वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, किसी भी वर्ग के लोग हैं। हम एंटी इंडिया नहीं हैं, बट कुछ लोग जो हैं वो बदनाम करते हैं वो। और इतना जो परसेंटेज है हर सोसाइटी में, रेडिकलिज्म हर जगह होता है। और यहाँ आप इसको कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आपने ये जो 10% सिंपथाइजर्स हैं, अगर इनको एलिमिनेट करिए। अभी आपने बोला पकड़े नहीं जाते, तो मैं आपको कहता हूँ कि अभी इनफॉर्मली बता रहा हूँ कि आर्मी पकड़ने में बिलीव नहीं करती जी। ठोको, ख़त्म करो उनको, क्योंकि पकड़ोगे तो फिर वो पुलिस के हाथ में आएगा, कोर्ट में जाएगा। अब जज वो कहाँ का है, उसकी लीनिंग्स प्रो पाकिस्तान है, इंडिपेंडेंस है, प्रो इंडिया है, पता नहीं क्या है। तो खैर जुडिशरी के अगेंस्ट मैं कोई सवाल नहीं करता, बट जो उन्होंने डिसीजन दे दिया उसको मानना पड़ता है, चाहे वो आर्मी हो, बाहर की हो, अंदर की हो, किसी की हो। तो इसलिए ये सब इतना कॉम्प्लेक्स चीज़ है। तो मेरा तो सजेशन सिर्फ यही है गृह मंत्री जी को या रक्षा मंत्री जी को कि देखिए आप अपना बूट्स ऑन ग्राउंड और मत डालिए कि CRPF की 8 कंपनियां और डाल दी। जितने आप बूट्स ऑन ग्राउंड डालोगे उतने वो नाके लगाएंगे, उतनी सर्चेज होंगी, उतने क्रैकडाउन होंगे, दुनिया और आपके अगेंस्ट जाएगी और इनकन्वीनियंस होगी।
इससे अच्छा ये है कि आप अपना सिक्योरिटी का स्टेटस, आपकी आईबी है, रॉ है, स्टेट पुलिस है, सीआईडी है, जो भी आपके पास एनआईए है, आप उसको बोलिए, आप इंटेलिजेंस तरीके से देखिए कौन है सिंपथाइजर, कौन जाके हेल्प करने वाला है या कर सकता है। जैसे अभी ये वीड आउट कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में से भी, इनको पकड़ के एलिमिनेट करिए। इनको भी अगर अरेस्ट करोगे तो फिर वही कोर्ट, पॉलिटिकल पार्टीज आ जाएंगी उनको डिफेंड करने के लिए। तो इसका कोई मतलब नहीं है। जो आदमी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट बोलता है वो गद्दार है देश का, उसको कैपिटल पनिशमेंट से भी ज़्यादा देनी है। उसको बोलो भैया तू अपनी 72 हुरों लेने जा, हम भेजते हैं तेरे को, हम तुम्हारी टिकट कटवा रहे हैं 72 हुरों के लिए, गो एंड हैव अ बॉल, ठीक है। तो उसको नहीं हमने मानना। तो वो पॉसिबल यही है अगर आप इंटेलिजेंस एजेंसी को सशक्त करें, प्लस जो हमारे लोकल नागरिक हैं, मैं उनको कहता हूँ कि एक इंसिडेंट होता है, बात करते हैं, अखबार में पढ़ा, सुना, निंदा की, भूल गए, दोबारा फिर हो जाएगा। अब आप जब ये करते हो, एक सिंड्रोम है, एक टेक्निकल टर्म है जो मैं यहाँ नहीं बताऊँगा, तो ये सिंड्रोम ये है कि भाई मुझे नहीं हो कुछ भी, दूसरे को जो मर्जी हो जाए। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। आपको ये समझ आनी चाहिए कि आज वो दूसरे को हुआ है, कल को आपका नंबर आएगा, आपका कोई भाई बंधु आ सकता है। ये एक फिल्म का डायलॉग भी है, अगर आपने जॉली एलएलबी देखी है तो उसमें भी यही डायलॉग दिया है। तो ये बात लोगों को समझ में क्यों नहीं आती? आप भी भागीदार बनिए। हर चीज़ का ठेकरा गवर्नमेंट के ऊपर, बीजेपी के ऊपर, मोदी के ऊपर, फोर्सेस के ऊपर, ये ठेकरा तोड़ना काफ़ी नहीं है। आपकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? और ये टेररिज्म जो है ये सबकी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जॉइंट रिस्क है। क्यों सिक्योरिटी आप जैसे अमरनाथ यात्रा करा लेंगे 2 महीने के लिए, अब सारा टाइम तो इतना नहीं कर सकते ना, तो और अगर करोगे तो लोग और तंग होंगे। तो इसलिए वो चीज़ नहीं करनी चाहिए इंटेलिजेंस को। आपने मिर्जा साहब इससे पहले बात की है कि जम्मू की लीडरशिप की बात की है, लीडरशिप ख़त्म हो रही है। 75 साल से हम ये सुनते आ रहे हैं कि जम्मू को कश्मीर की लीडरशिप ने खा लिया, जो कुछ हो रहा है वही हो रहा है। अब जो एलिगेशन लग रहे हैं वो जम्मू के लीडर्स के ऊपर लग रहे हैं कि जम्मू का ही लीडर खा रहा है। चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से रहता है, वहाँ अपना राज चलाता है, वहाँ सब कुछ रहता है, जब लगता है यहाँ मैं सिक्योर नहीं उठता है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ जाता है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आता है, थोड़ी देर वहाँ रहता है, फिर निकलता है नेशनल कॉन्फ्रेंस से चल जाता है, पीडीपी चलता है, कोई पीडीपी से निकलता है, भारतीय जनता पार्टी चलता है, बड़े हाथ खड़े करके, हाथ डाल के उनको गले मिलते हैं, बुलचते हैं, और फिर वही लीडर जो है किसी अच्छे डिटर्जेंट से, वाटर अच्छी पानी से और अच्छी मशीन से उसको निकाल के वो पवित्र हो जाता है, जब बाहर निकलता है फिर बुरा हो जाता है। ये एक ऐसी सियासत बन गई है। मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, सभी पार्टियों में ये हो रहा है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो पीडीपी है, यही सिलसिला चल रहा है और जम्मू के ही लीडर कर रहे हैं ये सारे, और जम्मू को ही बर्बाद करने में तुले हुए हैं। आदर्श जी देखिए, थोड़ा सा हिस्ट्री में अगर जाएँ तो ये हमारी जम्मू कश्मीर डोगरा स्टेट थी जो महाराजा गुलाब सिंह ने बनाई, और महाराजा हरी सिंह ने इसको हिंदुस्तान को दोनों हाथों से सौंपा, और ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने इसको बचाया। अक्टूबर 47 के जो पाकिस्तानी इन्वेजन था, सपोर्टेड बाय ब्रिटिश, प्लान्ड बाय ब्रिटिश, एग्जीक्यूटेड बाय पाकिस्तानी आर्मी, रेगुलर्स, इरेगुलर्स, जिनको हमने कवाली क्यों बोला, हमने उनको बोलना ही नहीं था कि उन्होंने रेड किया, हमने बोलना था पाकिस्तान का अटैक है, जो प्रूव किया गया बाद में, और यूएन में पाकिस्तान ने माना कि हमारे लोग थे। तो उस वक्त जो पावर दी गई नेहरू जी द्वारा शेख अब्दुल्ला को, तो वो कश्मीर सेंट्रिक हो गई, और उन्होंने उसको जम्मू को उठने ही नहीं दिया। अगर आपको याद हो, जब हमारी जम्मू की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, पूरे हिंदुस्तान में सब स्टेट्स में बनी थी, तो उसमें 75 सीट्स थी मेरे ख्याल में टोटल, और 73 नामांकन जो जम्मू वाले थे ना वो कैंसिल कर दिए गए थे जी। वो सारे के सारे कश्मीर की एनसी ने या जो भी पार्टियाँ थी उन्होंने अनअपोज्ड जीते, और वो जो 2 बाकी बचे हुए थे वो बड़े लाइटली कंटेस्टेड थे, जीते फिर भी उन्होंने। तो उन्होंने जो डिसीजंस लिए उन्होंने चुन के न कहा, महाराजा फ्यूडल था, हमें रूल करता था। अब रूल क्या करता था, शेख अब्दुल्ला साहब स्कूल टीचर थे, उन्होंने एमएससी करी थी अलीगढ़ में, और अगर आपको पता हो उन्होंने एमएससी करते भी 6 साल लगाए थे, और उन्होंने प्रोफेसरों ने बोला भाई जाओ पास हो जा, अगली क्लास की छोड़ो, कैंपस छोड़ो। तो वहाँ पे जब वो वापस आए तो उन्होंने कहा मैं एमएससी हूँ, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, तो मुझे तो प्रोफेसर बनना है कॉलेज में। तो महाराजा हरी सिंह ने बोला तुम्हारी काबिलियत सिर्फ स्कूल टीचर की है, प्रोफेसर की नहीं है। वो उस बात पे नाराज़ हो गए, रीडिंग रूम बनाया। फिर ब्रिटिश मौका ढूंढ रहे थे उस वक्त, वो 1931 वाला कांड भी हुआ, उन्होंने इनको प्रॉप अप किया, फाइनली ऊपर लाया, और हुकूमत 47 में महाराजा हरी सिंह से छीन के इनको दे दी। उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना के पूरा जोर लगाया कि जम्मू वाले को किसी को नहीं छोड़ना। हालांकि जम्मू में बहुत बड़े बड़े लीडर थे, पंडित प्रेमनाथ डोगरा जैसे बड़े काबिल लीडर थे, गिरधारी लाल डोगरा और बड़े थे। तो अगर जम्मू का कोई लीडर तो आगे आना था ना।
और जो थोड़ा बहुत उनको एमिनेबल लगा उन्होंने उसको बोला भाई आप लोग अपनी डिप्टी सीएम बनना है या मिनिस्टर बनना है, आपकी सिक्योरिटी, आपके पर्क्स, आपके प्रिविलेज सिर्फ मुंह पे टेप लगा के रखना, बोलना मत, जो हम करेंगे। और वो चलता रहा। उससे एज ए रिजल्ट हुआ कि थोड़ी बहुत रिजेंटमेंट रही डोगरों में, थोड़े बहुत जो लोग आए उनको दबा दिया गया। अब सिचुएशन ये आ गई, बहुत लोग एक साथ राइज हो गए। और अब दूसरी बारी अब फिर इन्होंने अपनी जो टैक्टिक्स बदली है कश्मीरियों ने, इन्होंने कहा ऐसा करो कि इनके बीच में फूट डलवा दो, इनको आपस में दो बंदों को मिलने मत दो। वो कैसे? अपीजमेंट। फिर से भाई एक पर्टिकुलर डोगरे को पकड़ लिया, भाई तू मेरे पास आ जा, जब तक उसका काम चला हो तब तक उसको खूब फीड किया, जब उसका वैल्यू खत्म हो गई उसको फिर वापस निकाल दिया। और आज स्टेट ये है कि जम्मू में डोगरा आइडेंटिटी खत्म हो रही है, जम्मू के लोगों की एम्प्लॉयमेंट जा रही है, जम्मू के लोगों की ज़मीनें जा रही हैं, जम्मू के लोगों का इवन रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, डेमोग्राफी चेंज हो रही है, चाहे वो कश्मीर की तरफ से हो रही है या रेस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से हो रही है। तो इतना सब होते हुए मैं रिकॉर्ड पे हूँ, एक किसी न्यूज़ चैनल पे, नेशनल न्यूज़ चैनल पे मैंने बोला, मैं कहा जम्मू में लीडरशिप नहीं है। नहीं है मतलब अगर है लोग तो आपस में मिलते नहीं हैं। अगर ये लीडरशिप इकट्ठी हो जाए तो जो इंसर्जेंसी कश्मीर में चल रही थी ना, वो कल जम्मू में शुरू हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो आया राम गया राम का चल रहा है इस वक्त, आज पीडीपी में है, सुबह बीजेपी में है, कल पता लगता है एनसी में है, आज एनसी में है, सुबह बीजेपी में है, फिर उसको पता चलता है वापस पीडीपी में जा रहा है कोई। इसी कारण जो है जम्मू की सारी जो स्थिति बिगड़ रही है। अब ये समय क्या प्रॉपर समय अब यह आ गया है कि जितने लीडर इस वक्त जो खड़े हैं, जो अपने आप को जम्मू का लीडर कहते हैं, कोई जम्मू का जम्मू कहता है, कोई कश्मीर का आके जम्मू बोल रहा है, कोई कुछ कह रहा है। आज ये समय नहीं आ गया क्या इन लीडरशिप को ख़त्म करके नए जो युवा हैं उन जो चेहरों को सामने आना चाहिए, जो कम से कम किसी भी पार्टी में रहें, लायल तो रहें, जम्मू के लायल तो रहें, चाहे वो डोगरा फ्रंट में जाए, चाहे वो बीजेपी में जाए, चाहे पीडीपी में जाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस में जाए। ये तो नहीं है कि अपनी सुविधा अनुसार हर 4 दिन के बाद बदल दे और जम्मू के बारे में सोचे कुछ ना। देखिए आपने सवाल का जवाब आप खुद ही दे दिया है। अभी आप देखिए ज़रा सी कोई बात होती है, आपकी गुपकार पार्टी गैंग कैसे इकट्ठा हो जाता है। हाँ बिल्कुल। जम्मू में हमने 2-3 बार ट्राई किया, एक तो फंक्शन में मैं खुद भी था रिट्स होटल में, फिर भी हम आपस में बैठने को तैयार नहीं हैं। और इसका कारण क्या है, जब आपने बोला ना, जो बंदा एक उनको मिलता है काम का, उसको वो पर्क्स प्रिविलेज दे के खूब नर्चर करते हैं जब तक उनकी ज़रूरत हो। अब सिचुएशन जम्मू में ये आ गई है कि जितने भी लीडर्स हैं वो हताश हो चुके हैं। वो कह रहे हैं यार कि हमारी रेलेवेंसी खत्म हो रही है। तो उस रेलेवेंस को बनाए रखने के लिए जहाँ पे उनको लगता है कि कोई ब्रेड क्रम बीजेपी दे रही है या एनसी दे रही है, पीडीपी दे रही है, पैंथर्स पार्टी है या डोगरा स्वाभिमान, जो वो उसके तरफ चल पड़ते हैं। और जब वहाँ पे उनका लगता है कि अब यहाँ काम खत्म हो गया, क्योंकि टोटल पॉलिटिकल टर्मोइल है, इलेक्शन हो नहीं रही, और लास्ट जो गवर्नमेंट थी बीजेपी पीडीपी की, वो भी मिलीजुली सरकार थी, कोएलिशन थी जो सक्सेसफुल नहीं हुई। तो अभी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो इसीलिए देख रहे हैं कि कहाँ हमें ब्रेड क्रम्ब मिल सकता है, कहाँ पे हमारी रेलेवेंस हो सकती है, वो वहाँ पे अपना किस्मत आजमाते हैं। अगर वहाँ पे वो फिट हो जाते हैं तो ठीक, नहीं होते हैं तो फिर वो अगली जगह चल पड़ते हैं। तो इस तरह से ये जो चल रहा है, और ये सब कुछ कश्मीरी लीडरशिप में नहीं है, इस लेवल पे नहीं है। अगर छोटा मोटा डिफेक्शन है भी है तो इस लेवल पे नहीं है। तो ये बात फिर आ जाती है कि कश्मीर ने या जम्मू को छोड़ा नहीं है। तो इसलिए मैं बड़ा एडवोकेट करता हूँ कि हम नहीं कहते कि हमें कोई कश्मीर से बदला लेना है या हम उनके अगेंस्ट हैं, कुछ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहती है, उसका मुझे भी रेलेवेंट आर्टिकल शायद भूल रहा है दिमाग में, कि एक इंडिपेंडेंट एक स्टेट विद इन दी कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनती है। हम चाहते हैं, मोदी जी से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमें जम्मू स्टेट दे दीजिए, और आर्टिकल 371 जो 14 स्टेट्स में लागू है हमें भी दे दीजिए। हमें 14वीं या 15वीं स्टेट जो भी बननी है, आर्टिकल 371 आई या जो भी जे शायद बनेगा, वो आप हमें दीजिए। हम नहीं बोलते कि हम इंडिया के लोगों को जम्मू में नहीं आने दीजिए, उनको ज़मीनें खरीदने दीजिए, पर प्रोसीजर रखिए जैसे हिमाचल प्रदेश का है। जैसे एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश में अगर आपको ज़मीन खरीदनी है, ऐसे आउटराइटली नहीं खरीद सकते। आप गवर्नमेंट को अप्लाई करेंगे, पर्पस बताएंगे, अगर वो पर्पस हिमाचल की सोसाइटी को अच्छा लगता है तो वो ज़रूर आपको लैंड देंगी। अगर नहीं, जैसे आप श्रीनगर में किसी ने 5 स्टार होटल बनाना है, हम उसको ज़रूर लैंड देंगे। इस किस्म के प्रोविजन जो हैं, डोगरा आइडेंटिटी हमारी इंटैक्ट रहे। हमारी जो डीलिमिटेशन आपने की है, अगर मैं बैठूंगा एज ए डीलिमिटेशन कमिश्नर, कोई भी मेरे को आगे चैलेंज कर सकता है। पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट सामने रखेंगे, उसको देख के हम सारा वर्कआउट करेंगे। 90 सीटें बनती है जम्मू रीजन की, 25,000 किलोमीटर एज अगेंस्ट 15,000 किलोमीटर ऑफ कश्मीर। पॉपुलेशन की फिगर्स 2011 सेंसस जो है वो फज्ड है,
ठीक है। और अगर उसके हिसाब से भी बोले, अगर 56 लाख जम्मू के हैं और 60 लाख कश्मीर के हैं एज पर द सेंसस, तो उसमें वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज शामिल नहीं हैं। गुजर बकरवाल जो हैं उनकी पूरी चीज़ें शामिल नहीं हैं। जितने माइग्रेंट्स कश्मीर से जम्मू आए हैं वो शामिल नहीं हैं। तो जम्मू की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, एरिया भी ज़्यादा है। अच्छा, फिर इसमें कम्युनिकेशंस, आप कहते हैं जी हमने पहाड़ पे जाना है, कश्मीर चलिए। जम्मू तो मैदानी इलाका है। हाँ, जम्मू 90% पहाड़ी इलाका है और 10% मैदानी इलाका है। कश्मीर वैली जो 147 किलोमीटर बाई आई थिंक 127 बाई 47, फिगर्स थोड़ी आगे पीछे हो सकती हैं, प्योर प्लेन एरिया है, इट मे बी एट अ हाइट ऑफ 2000 मीटर्स। और बाकी 10% जो है वो पहाड़ी है। और पीर जो आपके साधना पास के अक्रॉस का जो एरिया है जो POJK के साथ लगता है, अगर आप मुजफ्फराबाद से नीचे आएँ तो वो उसको आप रजौरी पुंछ से जहाँ जोड़ेंगे तो वो जम्मू इलाका बनता है। और जो थोड़ा सा आपकी वो पीक का नाम भूल रहा है, पुंछ के आगे वाला, उसको आप श्रीनगर से जोड़िए, वो प्लेन इलाका है, नीचे नीलम वैली नीचे आती है, इतनी हाइट पे नहीं है जितनी ये है। तो ये गलत चीज़ें फैला करके जम्मू वालों को मिसलीड करके अब डोगरों को उनकी हिस्ट्री आगे नहीं आने दी। आपकी लैंग्वेज बताइए, आप हिंदी, आपकी लैंग्वेज 8th शेड्यूल में डली हुई है जी जी। उसके बावजूद भी आप मुझे बताइए लंडे टाकरी के बारे में आप क्या जानते हैं? या किसी भी दर्शक से पूछिए, कितने लोगों को पता है कि लंडे भी कोई चीज़ होती है? वो हमारी लिपि है और जो नंबरिंग सिस्टम है उसको हम टाकरी लंडे बोलते हैं। टाकरी हमारी लिपि है। आपके 18 कॉलेजेस में डोगरी पढ़ाई जाती है जम्मू में, सब हिंदी में पढ़ाते हैं, उसको देवनागरी में लिखवाते हैं। आई मीन किताबें लिखते हैं डोगरी की, देवनागरी में लिखते हैं। तो हमारी लिपि कहाँ गई? तो अब हमारे काफ़ी सारे लोग हिंदी बोलना शुरू हो गए, इंग्लिश बोलना शुरू हो गए, डोगरी तो बच्चों को सिखाई नहीं जाती। तो फिर आफ्टर ऑल कहाँ जाना है? तो ये सारा का सारा एक प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी, जो उन्होंने बोला कि अगर महाराजा का इतने सालों से फ्यूडलिज्म था ना, 1846 में अगर उन्होंने हमें खरीदा नहीं, वो तो इंडेमिनिटी दी थी और उनको बताया खरीदा। वो नंबर लगाते हैं कि हमारी पॉपुलेशन इतनी थी, 75 लाख से डिवाइड करो, एक आदमी को इतने रुपये खरीदा। आई मीन ये सब प्रोपेगेंडा था जम्मू के वालों के अगेंस्ट भटकाने। अब वो बदले निकाले 75 साल, थोड़ी बहुत रोक लगी 2019 में, आर्टिकल 370 हुआ, हमें लगा कि बड़ा अच्छा हो गया है, अभी वो सब जो हमारे साथ प्रॉब्लम थी ख़त्म हो जाएंगी। बल्कि हमारी प्रॉब्लम तो और बढ़ी, क्योंकि जो कुछ कश्मीर में होना था वो जम्मू में हो गया और हमारी आइडेंटिटी खत्म होगी। इसलिए आज हमें ज़रूरत है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के मुताबिक विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हम कोई इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं मांग रहे, हम भारत के नीचे रहेंगे, भारत के साथ रहेंगे, मगर अपनी गवर्नेंस जम्मू की हम खुद करना चाहते हैं। तो हमें एक आर्टिकल 371 के साथ जम्मू स्टेट दीजिए। और इसकी आवाज़ आपके चौधरी लाल सिंह खूब उठा रहे हैं और काफ़ी जस्टिफिकेशन भी दी जा रही हैं। और अगर आप उन जस्टिफिकेशन को पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल में अगर पॉलिटिकल कंसिडरेशंस को ना देखें मोदी जी, तो वो जस्टिफिकेशन दे के जम्मू इमीडिएटली हमें इफ आई मे से कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू सैंक्शन करवा दें, और वो करवानी चाहिए उनको। अदरवाइज मैं फिर भाई आपने लीडरशिप की बात की, अगर ये लीडरशिप कहीं यूनाइट हो गई तो मैं अगर इस चीज़ के लिए इंसर्जेंसी भी शुरू हो सकती है। ये अगर वाली बात है, यही बात है ना कि आप एक तरफ आप कहते हैं कि हमें जम्मू का चीफ मिनिस्टर बनाना है, तो दूसरी तरफ आप छोटी छोटी जो पार्टियों में जम्मू में बंटे जा रहे हैं। सीखो उनसे अम्ब्रेला, सीखो उनसे गुपकार। क्या यहाँ नहीं हो सकता? हम जितनी भी पार्टीज़ हैं हमारी यहाँ पे जम्मू के अंदर, जम्मू के लिए लड़ना चाहती है, डोगरों के लिए कुछ काम करना चाहती है, लेकिन एकजुट नहीं हो सकती, इकट्ठे नहीं हो सकती। वीर साहब, आपने बहुत ही अच्छी बातें आपने दर्शकों को बताई। थैंक यू वेरी मच। और हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों को अगर मेरी बात समझ में आई हो तो काइंडली इसको पालन करिए और हमें सपोर्ट करिए इस बात में। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार।